जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरुआत करते हैं अपने एक नए क्लास में और आज हम अपने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में आज हम बात करते हैं रेडियोधर्मिता। ठीक है, रेडियोधर्मिता तथा नाभिकीय रसायन। इससे भी आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम अपने सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को पहला चैप्टर जो पढ़ाया गया वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, तो साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोगों से जितने भी लोग क्लास से जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास क्लास को शेयर करते रहें, और जितने भी लोग नए हैं क्लास में जुड़ते चले जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे उनको नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। तो हम शुरुआत करेंगे। आज हम रेडियोधर्मिता तथा नाभिकीय रसायन और इससे पूछे जाने वाले पीवाईक्यू, ठीक है, और जो भी आए हुए पीवाईक्यू हैं उन्हें हम आज अपनी इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं। तो रेडियोधर्मिता की जो एक भौतिक प्रमाण की इकाई होती है वो होती है वेकुरल। क्या होती है? वेकुरल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए बात करते हैं बिना रुके हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी किस में मापी जाती है? गीगर या मूलर काउंटर से मापी जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन नहीं करता। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन नहीं करता। बाकी यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम ये क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर कभी आपके क्वेश्चन में इससे देखिए रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि निम्न में से, ऐसे क्वेश्चन आपको देगा कि निम्न में से कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो आपको दे देगा यूरेनियम दे देगा, सिलिकॉन दे देगा और एल्यूमिनियम दे देगा, फास्फोरस दे देगा, पोटेशियम दे देगा। तो आपका जो वहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई होगी। नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या होती है? फर्मी होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत प्राप्त होता है। तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत पोलोनियम प्राप्त होता है। ठीक है, 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव है। तो इसमें भी आपको रेडियो एक्टिव बताना है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन पीछे बताया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो यूरेनियम आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे पोलोनियम होता, ठीक है, वो भी आपका सही जवाब होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये भी आपका पिछले रिपीटेड क्वेश्चन की तरह है। तो कैडमियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, लेकिन वहीं पे थोरियम, यूरेनियम, रेडियम ये क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय बल होते हैं। तो नाभिकीय बल होते हैं, क्या होते हैं? आवेश से प्रभाव रहित होते हैं। ठीक है, 9 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव कौन सा तत्व है? यूरेनियम आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम ये क्या है? आपके रेडियो एक्टिव मेटल हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 कह रहा है निम्न नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं। तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यानी कि 12 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, अल्फा कण हैं।
तो अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम नाभिक के समान कण होते हैं। ठीक है, चलिए 13 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, निम्न में से किसी नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में जो उपयोग किया जाता है उसका किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, 15 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल है, तो भारी जल क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिकों से युक्त जल है। तो आप लोग को मैंने पिछली क्लास में समस्थानिक बताया था, अगर किसी को पता हो समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कौन से दो तत्व हैं जिनका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया के न्यूट्रॉनों के अवशोषण में किया जाता है। तो बोरॉन तथा कैडमियम। ठीक है, बोरॉन तथा कैडमियम ऐसे दो तत्व हैं जिनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया के न्यूट्रॉन के अवशोषण में किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो आधारित होता है वो आधारित होता है विखंडन पर। ठीक है, 18 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस धातु की बनी होती है। तो नियंत्रण छड़ जो बनी होती है वो बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो धर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता। तो एल्युमिनियम, मैंने आप लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन यानी कि पीछे ही आप देखा कि एल्युमिनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव मेटल नहीं होता। बाकी यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस पर किया गया। तो हिरोशिमा पर किया गया था। ठीक है, परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम हिरोशिमा पर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 कह रहा है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। आप लोगों ने इसके ऊपर एक मूवी भी देखी होगी जी रॉबर्ट ओपनहेमर के ऊपर, जिसमें परमाणु बम का आविष्कार किया गया है। ठीक है, चलिए मूवी देखने में तो आप लोग तेज ही होंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 कह रहा है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो हाइड्रोजन बम को जो विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु विस्फोट को निम्न में से किसके द्वारा रोका जाता है। तो परमाणु विस्फोट को रोकने के लिए अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि 24 का डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि रेडियो धर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है। तो रेडियो धर्मिता के अंतर्गत नाभिक का विघटन होता है। 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 26, भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन बी बंगलौर में, ऑप्शन सी पोखरण में, ऑप्शन डी कांचीपुरम में। तो नाभिकीय हथियारों का जो परीक्षण होता है वो किया जाता है पोखरण में। ठीक है, तो आपका जो 26 का जो सी होगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। अरे वही बार बार क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग फटाक से इसको देख लेंगे। जर्कोनियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें लेट नहीं करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ से होता है। तो बीटा किरणों में जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वो नाभिक में उपस्थित
न्यूट्रॉनों के क्षय से होता है। ठीक है, 28 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है? तो रेडॉन, जो कि आर्यन, रेडॉन ये अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब, तो रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो थोरियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड के डिब्बों में रखते हैं। डिब्बों के लिए लेड का प्रयोग होता है। भारी होता है, कठोर होता है, एक अच्छा अवशोषक होता है, या बुरा चालक पदार्थ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है मित्र, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, इसे टिक कर लीजिएगा। तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है वो क्या है? ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम यानी कि 33 का जो सी होगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता परंतु इसका कृत्रिम उत्पादन विकास किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लूटोनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, 35 का जो डी है उसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन की। तो 36 कह रहा है केरल के तटों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वो है मुख्य कारण थोरियम। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं 37 बात करते हैं नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की उच्च अनुपात ही नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रासायनिक समीकरण सबसे हानिकारक कीड़ों को जन्म देती है? तो वो है कौन, यानी कह रहा है कौन सी रासायनिक समीकरण? तो विखंडन जो होता है या सबसे हानिकारक कीड़ों को जन्म देता है। बाकी संलयन, रासायनिक समीकरण, प्रकाश रासायनिक, इनके द्वारा यानी कि ऐसे हानिकारक कीड़ों को जन्म नहीं होता जितना कि हानिकारक विखंडन के द्वारा किरणों का उत्पन्न यानी कि उनसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। परमाणु बम विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसका मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण इसका सही जवाब हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो वह कण जो यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन अपक्रिया में सतत श्रृंखला में अपक्रिया के लिए कारक होते हैं, तो वो होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर 1 यानी कि 141 की बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एनरिको फेर्मी ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। एनरिको फेर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग अवमंदक के लिए यानी कि मंदक के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे धीमा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के लिए जो उपयोग होता है ग्रेफाइट होता है। ये अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि अवमंदक के रूप में यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मंदक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने 45 क्वेश्चन की। तो 45 कह रहा है वह किरणें जिनमें हमारे शरीर को गहराई तक भेदने की क्षमता होती है वह कहलाती हैं गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें वह किरणें होती हैं जो हमारे शरीर को गहराई तक भेदने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, बाकी अल्फा, बीटा और परावैंगनिक किरणें जो है हमारे शरीर की यानी कि हमारी जो शरीर है उससे पार तो नहीं भेद सकती, लेकिन गामा किरण एक ऐसी किरण है जो कि ह्यूमन की बॉडी को भी चीरकर निकल सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की कि नाभिकीय 46 कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किन न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? तो बोरान। ठीक है, बोरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो 47 कह रहा है रेडियो एक्टिवता के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता? तो रेडियो एक्टिवता के दौरान निम्न में से कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, बाकी अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, लेकिन कैथोड किरण का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 कह रहा है एक बीटा कण की हानि निम्न में से किसके बराबर होगी? तो एक बीटा कण की हानि निम्न में से यानी कि किसके बराबर होगी? प्रोटीन की वृद्धि के बराबर और प्रोटॉन की वृद्धि के बराबर और न्यूट्रॉन की कमी के बराबर। इसका यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट कह रहा है कोई तत्व एक्स क्रमशः 3 बार एक कण अल्फा कण 2 बीटा कणों का त्याग करता है, परिणाम होगा। तो एक्स का एक समस्थानिक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के जो होता है यानी कि रेडियो एक्टिवता से जो लास्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किस पर आधारित है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही क्लास में था। 50 क्वेश्चन ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर एग्ज़ाम में आए हुए किसी न किसी यानी कि एग्ज़ाम में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में रेडियो एक्टिवता का चैप्टर कंप्लीट होता हुआ कल हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की यानी कि 3rd चैप्टर की। तो इस तरह से जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पोस्ट कर लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और क्लास कंटिन्यू रहे। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। ठीक है, अगर आप लोगों को जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आप लोगों को कमेंट को एकदम अच्छे तरीके से रिप्लाई ज़रूर करूँगा और बेहतर तरीके से आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास करूँगा। आप लोग जैसे अपना फीडबैक देंगे मैं वैसे ही प्रक्रिया इस पर कर पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है 1 बाय 1 चैप्टर करके। तो PYQ सारे आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से देखते चलेंगे, आप लोगों की इससे तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से होती चली जाएगी। और केमिस्ट्री की क्लास लगातार तो चल ही रही है मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपकी हिंदी की क्लास को रखा जाता है। ठीक है, तो बस चलिए अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर बनाए रखिए। तो बस मिलते हैं अपने नए क्लास में। नमस्कार एंड जय हिंद।